हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2020 यानी 2020 का जो इम्पोर्टेंट जीके है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या अदर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर जाँच कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 जून, और ऑप्शन नंबर बी है 3 जून, तथा ऑप्शन नंबर सी है 5 जून, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी हम आपको जीके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप कुछ जितने भी क्वेश्चंस का आंसर पता हो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए, टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 जून यानी विश्व दुग्ध दिवस। देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो 1 जून को। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस इंटरनेशनल विडोज डे जून में किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 22 जून, ऑप्शन नंबर बी है 23 जून, और ऑप्शन नंबर सी है 24 जून, और ऑप्शन नंबर डी है 25 जून। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए, टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 23 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जून में 23 जून को मनाया जाता है। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जून में किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जून में किस तारीख को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 जून, ऑप्शन नंबर बी है 2 जून, और ऑप्शन नंबर सी है 3 जून, तथा ऑप्शन नंबर डी है 4 जून। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए, टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 जून यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जून में 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा 3 नंबर कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट जीके है 4 नंबर कि तेलंगाना का गठन दिवस कब मनाया जाता है। तेलंगाना का गठन दिवस फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 जून, ऑप्शन नंबर बी है 4 जून, और ऑप्शन नंबर सी है 6 जून, तथा ऑप्शन नंबर डी है 8 जून। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए, टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 जून यानी तेलंगाना का गठन दिवस 2 जून को मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए है 7 जून, ऑप्शन नंबर बी है 8 जून, और ऑप्शन नंबर सी है 9 जून, तथा ऑप्शन नंबर डी है 10 जून। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए, टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 जून विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 7 जून को मनाया जाता है। 5 नंबर कंप्लीट होता है हमारा इंपॉर्टेंट जीके। यह हमेशा याद रखना है आपको, यह हमेशा कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर है हर साल 12 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 12 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विश्व साइकिल दिवस, ऑप्शन नंबर बी है विश्व महासागर दिवस, तथा ऑप्शन नंबर सी है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, और ऑप्शन नंबर डी है विश्व रक्तदाता दिवस। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए, टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अगले 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का थीम क्या है। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का थीम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सेफ ब्लड फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर बी है ब्लड कनेक्ट,
यूएस ऑल, ऑप्शन नंबर सी है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। ठीक है, यानी विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का थीम है सेफ ब्लड और सेव्स लाइफ। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है। ऑप्शन ए है गो विल्ड फॉर लाइफ, ऑप्शन नंबर बी है बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और ऑप्शन नंबर डी है एयर पॉल्यूशन। तो आपका 10 सेकंड का समय यहाँ पर स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बायोडाइवर्सिटी, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम है बायोडाइवर्सिटी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखिए। यह जो भी हम लेटेस्ट आपको जीके प्रोवाइड कर रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसे बारीकी से समझना और पढ़ना जरूरी है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे जून में किस तारीख को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जून में किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 20 जून, ऑप्शन नंबर बी है 23 जून, और ऑप्शन नंबर सी है 26 जून, तो ऑप्शन नंबर डी है 28 जून। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23 जून, यानी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जून में 23 जून को मनाया जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में ए है 16 जून, ऑप्शन नंबर बी है 17 जून, और ऑप्शन नंबर सी है 18 जून, तथा ऑप्शन नंबर डी है 19 जून। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 19 जून, यानी विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपके लिए हम बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं लेटेस्ट केवल डिफेंस का वीडियो, जुड़े रहिए। देखिए अगले क्वेश्चन को तो देखिए हमारा अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पितृ दिवस यानी वर्ल्ड फादर डे 2020 कब मनाया जाता है। 2020 में विश्व पितृ दिवस यानी वर्ल्ड फादर डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 14 जून, ऑप्शन नंबर बी है 15 जून, तथा ऑप्शन नंबर सी है 16 जून, और ऑप्शन नंबर डी है 21 जून। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 21 जून, यानी विश्व पितृ दिवस वर्ल्ड फादर्स डे 2020 में 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को हमेशा विश्व पितृ दिवस 2020 में मनाया गया है 21 जून को। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है शरद अरविंद बोबड़े भारत के कौन से नंबर पर मुख्य न्यायाधीश हैं। शरद अरविंद बोबड़े भारत के कौन से नंबर पर मुख्य न्यायाधीश है। ऑप्शन नंबर ए है 47वें, ऑप्शन नंबर बी है 46वें, और ऑप्शन नंबर सी है 45वें, और ऑप्शन नंबर डी है 48वें। तो आपका 10 सेकंड का समय यहाँ पर स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 47वें, यानी शरद अरविंद बोबड़े भारत के 47वें नंबर पर मुख्य न्यायाधीश हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में CJI सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में CJI सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? ऑप्शन नंबर ए है 31, ऑप्शन नंबर बी है 34 और ऑप्शन नंबर सी है 29 तथा ऑप्शन नंबर डी है 30। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 34, यानी वर्तमान में CJI सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारतीय मूल के भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है GB मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी है न्यायमूर्ति AK सरकार और ऑप्शन नंबर सी है CD देशमुख तथा ऑप्शन नंबर डी है न्यायमूर्ति हरिलाल जेकुदास कानिया। तो आपका 10 सेकंड का समय यहाँ पर स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति हरिलाल जेकुदास कानिया। तो देखिए यह जो प्रथम न्यायाधीश हैं भारतीय मूल के भारत के प्रथम न्यायाधीश वो हैं न्यायमूर्ति हरिलाल जेकुदास कानिया। तो देखिए हम प्रथम महिला के बारे में इससे पहले हम लोग जीके में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को मिस कर चुके हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 168, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 124 तथा ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 76 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 90। तो आपका 10 सेकंड के यहाँ पर समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 124, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन 16 नंबर को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद नंबर 15 न्यायाधीशों का वेतन आदि, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद संख्या 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद संख्या 137 है कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद संख्या 143 है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हमेशा आपको बढ़िया से पढ़ना है। तो चलिए 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद संख्या 137 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। तो देखिए यह मेल नहीं खाता है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश और ऑप्शन नंबर सी है स्पीकर तथा ऑप्शन नंबर डी है कानून मंत्री। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसको क्वेश्चन पढ़ के बढ़िया से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 18 नंबर को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन नंबर बी है 65 वर्ष या 5 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो और ऑप्शन नंबर सी है 65 वर्ष या 3 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो और ऑप्शन नंबर डी है 65 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? तो आपका 10 सेकंड के यहाँ पे समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष की आयु तक। यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 2,80,000 प्रति माह। ऑप्शन नंबर बी है रुपया 2,50,000 प्रति माह। और ऑप्शन नंबर सी है रुपया 1,10,000 प्रति माह। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है। तो आपका 10 सेकंड का समय यहाँ पर स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2,80,000 रुपया प्रति माह। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपया प्रति माह। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है सुजाता मनोहा। ऑप्शन नंबर बी है रंजना देसाई। और ऑप्शन नंबर सी है फातिमा बीवी। तथा ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान सुधा मिश्रा। तो क्वेश्चन है देख लीजिए फिर से कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फातिमा बीबी। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी हैं। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन 21 नंबर को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2020 से 21 में व्यय की सबसे बड़ी मद प्रतिशत में क्या है। केंद्रीय बजट 2020 से 21 में व्यय की सबसे बड़ी मदद प्रतिशत में क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर बी है करों और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा। तथा ऑप्शन नंबर सी है रक्षा व्यय। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2020 से 21 में व्यय की सबसे बड़ी मद प्रतिशत में बताना है क्या है। ठीक है, तो देखिए आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। टाइम्स अप होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी करों और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर इंपोर्टेंट जीके है कि केंद्रीय बजट 2020 से 21 में केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। केंद्रीय बजट 2020 से 21 में केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए है माल और सेवा कर। ऑप्शन नंबर बी है कॉर्पोरेशन टैक्स। और ऑप्शन नंबर सी है आयकर। तथा ऑप्शन नंबर डी है उधार और अन्य देनदारियां। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उधार और अन्य देनदारियां। क्वेश्चन था कि केंद्रीय बजट 2020 से 21 में केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 23 नंबर को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय बजट 2020 से 21 में कर स्लैब की दर नहीं है। निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय बजट 2020 से 21 में कर स्लैब की दर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है 10%। ऑप्शन नंबर बी है 15%। और ऑप्शन नंबर सी है 25%। तथा ऑप्शन नंबर डी है 40%। आपका 10 सेकंड के समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 40%। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय बजट 2020 से 21 में कर स्लैब की दर नहीं है। ठीक है, तो 40% कर दर नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन 24 नंबर को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 2020 से 21 के लिए विनिवेश लक्ष्य क्या है। 2020 से 21 के लिए विनिवेश लक्ष्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1,73,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी है 2,10,000 करोड़ रुपए। और ऑप्शन नंबर सी है 65,000 करोड़ रुपए। तथा ऑप्शन नंबर डी है 1,05,000 करोड़ रुपए।
तो आपका 10 सेकंड का यहाँ पर समय स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़कर देख सकते हैं। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2,10,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन था कि 2020 से 21 के लिए विनिवेश लक्ष्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है 2,10,000 करोड़ रुपए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 25 नंबर को देखते हैं। तो देखिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में से केंद्रीय बजट 2020 से 21 के बारे में सही है। मतलब कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए है रक्षा क्षेत्र के लिए बजट का अनुमान 3,23,053 करोड़ रुपए है। और ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि उर्वरक सब्सिडी के लिए बजट का अनुमान 1,15,570 करोड़ रुपए है। और ऑप्शन नंबर सी है 2024 तक 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की जाएगी। तो आपका 10 सेकंड का यहाँ पे समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक सब्सिडी के लिए बजट का अनुमान 1,15,570 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन था कि वह कौन सा कथन इनमें से सही है कि केंद्रीय बजट 2020 से 21 के बारे में सही यहाँ पर दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर है कि उर्वरक सब्सिडी के लिए बजट का अनुमान 1,15,570 करोड़ रुपए है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन 26 नंबर को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2020 से 21 की थीम क्या है। केंद्रीय बजट 2020 से 21 की थीम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है दुश्मन हारेगा देश जीतेगा। ऑप्शन नंबर बी है ईज का लिविंग। और ऑप्शन नंबर सी है उड़े देश का आम नागरिक। ऑप्शन नंबर सी है कि उड़े देश का आम नागरिक। और ऑप्शन नंबर डी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2020 से 21 की थीम क्या है। तो हमारा 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईज का लिविंग। क्वेश्चन था कि केंद्रीय बजट 2020 से 21 की थीम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईज का लिविंग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार कब तक क्षय रोग को खत्म करना चाहती है। सरकार कब तक क्षय रोग को खत्म करना चाहती है, तो ऑप्शन नंबर ए है 2030, ऑप्शन नंबर बी है 2027 और ऑप्शन नंबर सी है 2025 तथा ऑप्शन नंबर डी है 2022। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2025। सरकार 2025 तक क्षय रोग को खत्म करना चाहती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट जीके 28 नंबर को देखते हैं। 28 नंबर है कि विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए है अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यक्ष कर तथा ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तथा ऑप्शन नंबर डी है न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन था कि विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है, तो प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अब हम अगले क्वेश्चन 29 नंबर को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2020 से 21 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 20%, ऑप्शन नंबर बी है 35% तथा ऑप्शन नंबर सी है 30% और ऑप्शन नंबर डी है 40%। क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2020 से 21 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है। तो आपका 10 सेकंड का समय यहाँ पर स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30%। यानी केंद्रीय बजट 2020 से 21 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर 30% है।
ठीक है। अब अगले 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी? वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 17 नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर बी है 22 नवंबर 2016 तथा ऑप्शन नंबर सी है 17 दिसंबर 2016 और ऑप्शन नंबर डी है 22 दिसंबर 2016। तो आपका टाइम यहाँ पर स्टार्ट होता है 10 सेकंड का। आप यहाँ 10 आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर। तो चलिए टाइम सब पता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17 दिसंबर 2016, यानी वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 17 दिसंबर 2016 को लागू की गई थी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए है 50 लाख रुपए का बीमा कवर और ऑप्शन नंबर बी है 1 महीने के लिए बीपीएल परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर और ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त दालें और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों सही है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल है? तो आपका 10 सेकंड का समय यहाँ पर स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों सही है। यानी क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल है? तो इसका आंसर है ए और सी, यानी 50 लाख रुपए का बीमा कवर और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त दालें। ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन 32 नंबर को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 2015 और ऑप्शन नंबर बी है 2016 तथा ऑप्शन नंबर सी है 2017 और ऑप्शन नंबर डी है 2018। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2016, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई थी। तो 32 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरोग्य सेतु ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है यह संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के जीपीएस और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है और ऑप्शन नंबर बी है आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है और ऑप्शन नंबर सी है सरकार ने 11 विभिन्न भाषाओं में ऐप लॉन्च किया है तथा ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी सही है। तो आपका 10 सेकंड का यहाँ पर समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन था कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे सही है। ए बी सी सारे ऑप्शन सही है। ठीक है। दिया गया ऑप्शन में कि यह संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के जीपीएस और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है और ऑप्शन नंबर सी है कि सरकार ने 11 विभिन्न भाषाओं में ऐप लॉन्च किया है। तो ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए सारे सही है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन 34 नंबर को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 14 अगस्त 2014, ऑप्शन नंबर बी है 28 अगस्त 2014 तथा ऑप्शन नंबर सी है 14 अगस्त 2015 और ऑप्शन नंबर डी है 28 अगस्त 2015। क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कब शुरू की गई थी? तो आपका 10 सेकंड का समय यहाँ पर स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28 अगस्त 2014, यानी भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन 35 नंबर को देखते हैं। 35 नंबर हमारा इंपॉर्टेंट जीके है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है पेंशन, ऑप्शन नंबर बी है क्रेडिट, तथा ऑप्शन नंबर सी है बैंकिंग बचत और जमा खाते, तथा ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है। तो आपका 10 सेकंड का यहाँ पर समय स्टार्ट होता है। आप इसको आंसर जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ABC, या तीनों सेवा तक पहुंच प्रदान करती है, यानी पेंशन, क्रेडिट, बैंकिंग बचत और जमा खाते। तब हम लोग अगले क्वेश्चन 36 नंबर इंपोर्टेंट जीके की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की घोषणा की। तो ऑप्शन नंबर ए है RS 500, ऑप्शन नंबर बी है RS 1000 और ऑप्शन नंबर सी है RS 1500 और ऑप्शन नंबर डी है RS 2000। तो क्वेश्चन है कि मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की घोषणा की है। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, RS 2000। क्वेश्चन था कि मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, RS 2000। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 37 नंबर को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपये बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपये बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है मनरेगा मजदूर, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थी और ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के लाभार्थी, तथा ऑप्शन नंबर डी है उज्ज्वला योजना के। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपये बढ़ाया गया है। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनरेगा मजदूर, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा मजदूरों का वेतन 20 रुपये बढ़ाया गया है। अब हम अगले क्वेश्चन 38 नंबर को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के पहले खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय शहरी अधिनियम, तथा ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तथा ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन नंबर बी है मेक इन इंडिया, तथा ऑप्शन नंबर सी है स्किल इंडिया मिशन और ऑप्शन नंबर डी है PM मुद्रा योजना। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्वेश्चन था कि बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई है। ठीक है, अब लोग अगले क्वेश्चन 40 नंबर को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए है 24, ऑप्शन नंबर बी है 22 तथा ऑप्शन नंबर सी है 14 और ऑप्शन नंबर डी है 25। तो आपका 10 सेकंड का समय यहाँ पर स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22, यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा इंपोर्टेंट जी का 41 नंबर है, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुसूची 5, ऑप्शन नंबर बी है अनुसूची 6 तथा ऑप्शन नंबर सी है अनुसूची 7 और ऑप्शन नंबर डी है अनुसूची 8। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुसूची 8। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुसूची 8। हम लोग अगले क्वेश्चन 42 नंबर को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है संविधान के भाग तो देखिए हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे और ऑप्शन नंबर सी है राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था और ऑप्शन नंबर डी है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, अब लोग अगले नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा और ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग तथा ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के राजभाषा। तो आपका 10 सेकंड का समय यहाँ पर स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के लिए राजभाषा। हम लोग अगले क्वेश्चन 44 नंबर को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? तो ऑप्शन नंबर ए है संसद का कोई भी सदन और ऑप्शन नंबर बी है किसी राज्य का राज्यपाल तथा ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी और ऑप्शन नंबर डी है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। क्वेश्चन था कि निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। तो इसका आंसर राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी होगी। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन 45 नंबर को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। तो ऑप्शन में ए है 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, और ऑप्शन में बी है याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, और ऑप्शन नंबर सी है केवल अंग्रेजी में, तथा ऑप्शन नंबर डी है हिंदी या अंग्रेजी। क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल अंग्रेजी में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी होगी तो याचिका केवल अंग्रेजी में लिखी जानी चाहिए। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन 46 नंबर को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए है असमिया, ऑप्शन नंबर बी है बोडो, और ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी, तथा ऑप्शन नंबर डी है डोगरी। क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। यानी अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा है। और अगले क्वेश्चन 47 नंबर को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि डोगरी भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है जम्मू और कश्मीर प्रांत, ऑप्शन नंबर बी है पुदुचेरी, तथा ऑप्शन नंबर सी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तथा ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर प्रांत। यानी डोगरी भाषा भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। अब अगले क्वेश्चन 48 नंबर को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है नेपाली, ऑप्शन नंबर बी है कश्मीरी, और ऑप्शन नंबर सी है सिंधी, तथा ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजी। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी। यानी अंग्रेजी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में वर्णित नहीं किया गया है। हम लोग अगले क्वेश्चन 49 नंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टोक्यो ओलंपिक की योग्यता, टोक्यो ओलंपिक की योग्यता अवधि के लिए नई समय सीमा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 जून 2021, ऑप्शन नंबर बी है 29 जून 2021, तथा ऑप्शन नंबर सी है 29 जुलाई 2021, और ऑप्शन नंबर डी है 1 जुलाई 2021। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 जून 2021। यानी टोक्यो ओलंपिक की योग्यता अवधि 29 जून 2021 तक नई समय सीमा की गई है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 50 क्वेश्चंस जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हमारा अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि डीएसी ने कितने तेजस लड़ाकू विमानों को खरीद की मंजूरी दी है। डीएसी ने कितने तेजस लड़ाकू विमानों को खरीद की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर ए है 73, ऑप्शन नंबर बी है 79, और ऑप्शन नंबर सी है 83, तथा ऑप्शन नंबर डी है 89। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 83, यानी डीएसी ने 83 तेजस लड़ाकू विमानों को खरीद की मंजूरी दी है। तो आज का हमारा जो भी जीके था, जो भी इम्पोर्टेंट टॉप 50 जीके हम आज के इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो सारे के सारे महत्वपूर्ण थे आपके लेटेस्ट जीके के साथ। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह कई बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यह पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्द केवल डिफेंस का हम लोग जीके, केवल डिफेंस का लेटेस्ट जीके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिफेंस का जीके लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप कॉमर्स की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं तथा आपको जीके एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी वीडियो आपको इस चैनल पर प्राप्त होता है। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।